नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की जर्नी, आगे की कहानी। मनुष्य का अर्थ, जीवन का अर्थ। हम थे शिविर में, हमारे पहला दिन इस पे थे, आगे पढ़ रहे थे हम। स्टार्ट करते हैं। हमें हथियारबंद एसएस पहरेदारों के साथ स्टेशन से दौड़ाया गया। हम शिविर की ओर जाते हुए उन कटीले तारों के पास से गुजरे जिनमें बिजली का करंट था। इसके बाद हमें शरीर को साफ सुथरा करना था, कसरत से गुजरना था। जो लोग बच गए थे उनके लिए यह सचमुच का स्नान था। एक बार फिर से हमें ये झूठी तसल्ली होने लगी कि हमारे साथ कुछ बेहतर होने जा रहा था। एसएस अधिकारी दिखने में अच्छे लग रहे थे। जल्दी हमें उनकी सज्जनता का परिचय भी मिल गया। वे हमारे साथ सिर्फ तभी तक भले बन रहे थे जब तक उन्होंने हमें फुसला कर हमारे हाथों पर बंधी घड़ियां नहीं हथिया ली। वैसे भी हमें अपनी सारी संपत्ति तो उन्हें ही देनी थी। हमारा सारा सामान अब उनका था। अगर हम अपनी घड़ी उनमें से किसी एक को देते तो हमारे लिए ही फायदेमंद था। शायद वह किसी दिन हमारी भलाई का बदला चुका देता। हमें एक बरामदनुमा स्थान पर इंतजार करने का कहा जो कीटाणुनाशक कक्ष के बाहर बना था। फिर एसएस के आदमी आए और उन्होंने हमें जमीन पर कुछ कंबल बिछा दिए। वो चाहते थे कि हम अपना सारा सामान, हमारी घड़ियों और जेवरात आदि उन कंबलों पर फेंक दें। अभी भी कुछ सीधे और मासूम बंदी ऐसे थे जिन्होंने एसएस अधिकारियों से यह पूछकर सबको चकित कर दिया कि क्या वे अपने शादी की अंगूठियां, कोई मेडल या गुड लक पीस अपने साथ रख सकते हैं। उन्हें अब भी यही बात समझ नहीं आई थी कि उन्हें पास कुछ नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने पुराने बंदियों में से एक को अपने भरोसे में लेना चाहा। मैं झट से उसकी ओर खिसका और अपने कोट की अंदर वाली जेब में पड़े कागज़ों के पुलिंदे को दिखाते हुए धीमे से बोला, देखो, मेरे पास यह वैज्ञानिक पुस्तक की पांडुलिपि है। मैं इसे बचाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कहोगे कि मुझे तो भगवान की शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरा जान बच गई। मैं इससे ज़्यादा अपनी किस्मत से और क्या उम्मीद रख सकता हूँ, पर मैं खुद को रोक नहीं सका। इसलिए तुमसे विनती करता हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर इस पांडुलिपि को बचाने में मेरी मदद करो। यह मेरे सारे जीवन की जमा पूंजी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा लगा कि शायद उसे बात समझ आने लगी थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी। ऐसा लगा कि उसे मुझ पर तरस आ रहा है। लेकिन फिर उसकी मुस्कान अचानक विस्मय भाव में बदल गई, मानो वो मेरा अपमान कर रहा हो। और तब उसने अपने मुंह से वह शब्द निकाला, शिट। ये शब्द हमें शिविरवासियों के जीवन में सदा अपनी मौजूदगी बनाए रखता था। वह अपने हाव भाव से भी मेरी काफी उपासना कर चुका था। उसी समय मेरा आमना सामना क्रूर सत्य से हुआ और मैंने अपनी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के पहले चरण के आखिरी बिंदु को पहचाना। मैं अपने पिछले जीवन से एक झटके में ही बाहर आ गया था। यानी अब मुझे पूरी तरीके से केवल आज में ही जीना था। अब मेरे पास अपने लिए कुछ भी बचा कर रखने का कोई अधिकार नहीं था। अचानक मेरे साथ बैठे उन सभी लोगों में एक थरथराहट से दौड़ गई जो पीले, मुरझाई और थके हुए चेहरे से साथ असहाय भाव से बातचीत में मग्न थे। हमें फिर से कड़े स्वर में दिए जा रहे आदेश सुनाई देने लगे और मुक्के व घूंसों के साथ स्नानघर की ओर रवाना किया गया। जब हम भीतर गए तो एसएस अधिकारी हम सबके इंतजार में पहले से वहां मौजूद था। वह बोला, मैं तुम सबको 2 मिनट का समय देता हूं और यह समय मेरी घड़ी के हिसाब से होगा। इन 2 मिनट के भीतर तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। तुम्हारी देह पर जो भी है उसे उतार कर अपने पास ही जमीन पर रख दो। तुम्हारे पास अपने जूते, ग्लेस और टांगों के बीच बंदी गद्देदार पट्टी के सिवा कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं गिनती शुरू करता हूं। अब लोगों ने बेहिचक अपने कपड़े फाड़ने आरंभ कर दिए। समय कम हो रहा था। वे मारे घबराहट की और भी बदहाल हो रहे थे। घबराकर अपने अंतर वस्त्र
बेल्ट और जूतों को तस्मों में उलझ रहे थे। फिर हमने पहले कोड़े की फटकार सुनी। नंगी देहों पर चमड़े की कोड़े मारे जा रहे थे। इसके बाद हम सबको झुंड बनाकर एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां हमारी हजामत हुई। सिर समेत हमारे शरीर के किसी भी अंग पर बाल का एक कतरा तक नहीं छोड़ा गया। इसके बाद हमें स्नान करने के लिए कतारों में भेज दिया गया। हम एक दूसरे को पहचान तक नहीं पा रहे थे, पर हमें यह देखकर बहुत सुकून मिला कि नलों से असल में पानी ही टपक रहा था। जब हम अपने स्नान की बारी आने के इंतजार में थे तो अपनी देह के नंगेपन पे हमें एहसास दिलाया गया कि हमारे पास अब अपने नंगे शरीर के अलावा कुछ नहीं बचा था। यहाँ तक कि अब उस पर बाल तक नहीं बचे थे। सच कहूं तो हम सभी अपने इन नग्न अस्तित्वों के वश में थे। ऐसा लगा जैसे अपने पिछले जीवन से हमारा कोई नाता ही नहीं रह गया हो। मेरे पास चश्मा और बेल्ट बची थी। बाद में डबल रोटी का एक टुकड़े के लिए मैंने वह बेल्ट भी किसी दूसरे को दे दी थी। शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाली गद्दीदार पट्टियों के मालिकों के लिए थोड़ा बहुत रोमांच अभी बाकी था। शाम के हमारी झोपड़ी में हमारे वरिष्ठ बंदी अधिकारी ने अपना भाषण देते हुए छत पर लटकी रही बल्लियों को ओर इशारा किया और कहा कि अगर किसी की गद्दीदार पट्टी के मालिक ने अपनी पट्टी में पैसे या कीमती पत्थर वगैरह सिल कर छिपाने की कोशिश की तो वह उसे बल्ली से लटकाकर मार देगा। उसने गर्व से बताया कि शिविर के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते वह ऐसा करने का पूरा हक रखता है। जहां तक हमारे जूतों का सवाल था, यहाँ भी मामला इतना आसान नहीं था। हालांकि हमें उन्हें रखने का इजाज़त थी, परंतु जिनके पास अच्छे जूते थे उन्हें उनसे छीन कर बदले में ऐसे जूते दे दिए गए थे जो उनके पैरों में फिट नहीं आते थे। असली मुश्किल तो उन कैदियों के लिए थी जिन्होंने अपने वरिष्ठ कैदी साथियों की सलाह मानकर अपने बड़े व लंबे जूते काट दिए और उनके कटने के निशान छिपाने के लिए उन पर साबुन मल दिया गया था जो हमें नहाते समय दिया गया था। एसएस के लोग तो जैसे इसी मौके की तलाश में थे। सभी गुनहगारों को एक साथ वाले छोटे कमरे में ले जाया गया। कुछ ही देर बाद हमने दोबारा कोड़े बरसने और उन लोगों की कराहने की आवाज़ सुनी, और इस बार ये मारपीट पहले से अधिक समय तक जारी रही। इस तरह हमारे सारे भ्रम धीरे धीरे एक एक करके टूट रहे थे, और फिर अचानक हमसे अधिकतर कैदी एक भयंकर किस्म की हास्यबोध में मग्न हो उठे। हम जानते थे कि अब हमारे पास हास्यपद रूप से नग्न जीवन के सिवा खाने के लिए बाकी कुछ बचा ही नहीं। जब नलों से पानी आने लगा तो हमने अपने और एक दूसरे के बारे में हंसी मजाक करने की पूरी कोशिश की। जो भी हो भाई, उन नलों से तो हमें शुद्ध पानी ही मिल रहा था। इस विचित्र प्रकार के हास्यबोध के अलावा हम एक और भावना का महसूस कर सकते थे, कौतूहल या जिज्ञासा। मैं पहले भी इस प्रकार की जिज्ञासा का सामना कर चुका था। ये अटपटे हालातों के लिए एक बुनियादी प्रतिक्रिया है। एक बार पर्वतारोहण के अनुभव के दौरान मेरी जान पर बन आई थी, और दुर्घटना के उस कठिन क्षण में मेरे मन में केवल यही जानने को कौतूहल बचा था कि इस घटना के बाद मैं जीवित बचूंगा या फिर मुझे अपनी फूटी खोपड़ी के अलावा शरीर की और कौन कौन सी अंगों की टूटने फूटने की पीड़ा सहनी होगी। यही शर्त का देने वाला कौतूहल ऑस्विच कैंप में भी साथ बना रहा। इसके कारण आसपास के माहौल के असर से अपने मन को किसी तरह दूर रखना संभव हो गया। उस समय यह सोच एक सुरक्षा साधन के रूप में कारगर सिद्ध हो रही थी। हम यह जानने की उत्सुक थे कि इसके बाद क्या होगा और उसके क्या नतीजे सामने आएंगे। मिसाल के लिए कड़कड़ाती सर्दी के दिनों में हमारा खुली हवा में खड़े होना और स्नान के बाद लंबे समय तक कपड़ों के बिना रहना। अगले कुछ ही दिनों में हमारा यह कौतूहल हैरानी में बदल गया। हैरानी की बात यह थी कि इतना सब होने के बाद भी हमें सर्दी नहीं लगी। तो आज की किताब यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अपनी ज़िंदगी को बढ़ाते रहिए, ज़िंदगी का अर्थ निकालते रहिए।
थैंक यू सो मच।